थैंक यू। आपकी वो दवाओं से सिर दर्द तो बिल्कुल चला गया मेरा। और वो भयानक सपने अब वो भी नहीं आते हैं। हाँ, वो भयानक सपने जिसके बारे में तुम हमेशा कहते रहते हो, लेकिन तुमने मुझे उसके बारे में कभी बताया नहीं। वो भयानक सपने हैं क्या? वो एक्चुअली देखो अभिजीत, मुझ पे भरोसा रखो। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? ये बात मैंने किसी को बताई नहीं अभी तक। मैं उस सपने में अपने आप को देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं किसी का खून कर रहा हूँ। वो भी एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह। तुम जानती हो कि मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहती। 13 साल पहले की जो भी बातें मुझे याद आती हैं, उसमें मैं अपने आप को खूनी की तरह देखता हूं। एक सीआईडी ऑफिसर जो पहले अपराधी था। ओके, तो ये बात है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? I'm sorry माया, पर इस शब्द से नफरत हो गई है मुझे। जिसको मैंने अपना दोस्त समझा, उसी ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, धोखा दिया है मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हो? इतने साल सीआईडी में साथ वक्त बिताया, साथ काम किया, और आज जबकि मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या किया उन्होंने? मुझे बाहर फेंक दिया, निकाल दिया मुझे। इस दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है माया। I'm very sorry। मतलब दवाई अपना काम कर रही है। अब ये अभिजीत अपने दोस्तों पर तो क्या, दया और एसीपी पर भी भरोसा नहीं करता। वाह। I'm sorry। मैं तुम्हें अपनी परेशानियां बताने लगा। I'm very sorry। क्या बताने वाली थी तुम? तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो कुछ बताना चाहती थी ना मुझे तुम? हाँ, एक्चुअली एक आदमी है जो आपसे मिलना चाहते हैं, और ये सब सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए। कौन है आदमी? है कोई जो इस वक्त आपकी मदद कर सकता है। मेरी मदद? ठीक है, कब मिलना है? कल दोपहर को। फिर मिलते हैं। अरे आप जाओगे कैसे घर? मैं टैक्सी ले लूंगी, डोंट वरी। नहीं, आप इतनी रात हो गई है, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, परेशानी की क्या बात है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। थैंक्स।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अभिजीत कि ये दवाइयाँ क्या असर करने वाली है। अगर सब हमारे प्लान के हिसाब से चला तो तुम अपने हाथों से सीआईडी को बर्बाद कर दोगे। My God! सर, शरीर अभी भी गर्म है। शायद थोड़ी देर पहले मौत हुई है और उसके गर्दन पे रस्सी का निशान है। लगता है गला घोट के मारा गया और इसके पास कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे पता चल सके कि यह है कौन। वैसे अभिजीत, तुम तो जानते नहीं हो ना इस आदमी को। मैंने आपसे पहले भी कहा ना सर कि मैंने पहली बार देखा इस आदमी को। हाँ, पहली बार देखा है, वो भी उसकी लाश को, है ना? जी और वो भी तुम्हारी ही गाड़ी में। जी हाँ, गाड़ी तो मेरी ही है, लेकिन सर मैंने कहा ना कि मुझे पता नहीं चला सर ये लाश अंदर कैसे आ गई। है ना, बड़ी अजीब बात है कि अभिजीत की गाड़ी की पिछली सीट पर एक लाश थी और अभिजीत को दिखाई नहीं पड़ी। मैंने ध्यान नहीं दिया सर। और तुमने बताया कि जब तुमने गाड़ी बुक में पार्क की थी तब तो इलाज गाड़ी में नहीं थी। सर अगर उस वक्त पता चल जाता तो मैं आप लोगों को उसी समय फोन कर देता। हाँ, अच्छा, तुम वहाँ उस होटल में कितनी देर तक थे? हम लोग रात 11:30 से करीब 1:30 बजे तक थे। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक। वैसे अभिजीत, तुम रात के 11 बजे से 1:30 बजे तक क्या करने गए थे? डिनर करने गए थे सर। मैंने बताया ना, मैं इनके साथ था सर। अरे हाँ, तो मैं भूल ही गया था। ये तुम्हारी नई दोस्त है ना, माया? वैसे अब तो कभी बताया नहीं इनके बारे में। सर ये नई दोस्त है या पुरानी, इससे आप लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना है अभिजीत, अब क्या करें, लेना देना है। क्योंकि जब ये लाश तुम्हारी गाड़ी में मिली तब ये तुम्हारे साथ में थी, गाड़ी में। और अजीब बात यह कि इसने भी लाश को नहीं देखा। सर आप इसको बीच में मत घसीटिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लाश के बारे में जो कुछ मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ। अभिजीत, एक मिनट। अगर तुम लाश के बारे में सब कुछ बता रहे हो तो ये बताओ, ये लाश तुम्हारे बंद गाड़ी में आई कहां से और कैसे? सर वो हो सकता है कि गलती से कार खुली रह गई हो और किसी ने लाश उसमें रख दी। अरे अभिजीत, तुम तो एक सीआईडी ऑफिसर रह चुके हो और इतनी बड़ी गलती? उसका तुम पता लगा ही लेंगे। लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो, हम ब्लूनी इंटरनेशनल होटल चलते हैं। यस सर। चलो दे। इस फोटो को ध्यान से देखिए। बताइए, इस आदमी को आपने कहीं देखा है? आप में से किसी ने? ध्यान से देखिए।
नहीं सर। आपने देखा है? आपने? मैनेजर साहब आप बताइए, आपने देखा है इस आदमी को? जी नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा सर। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए हमारे होटल में ये खून खराबे जैसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती। यहाँ सिर्फ शरीफ लोग ही आते हैं। क्या शरीफ लोग गलतियां नहीं करते? मान लिया कि तुम जानते नहीं हो इस आदमी को, देखा तो होगा। सर मैंने कहा ना सर, ये आदमी हमारे होटल में कभी आया ही नहीं। इस आदमी का खून होकर सिर्फ 3-4 घंटे हुए हैं। उसके बाद उसकी लाश को आपके होटल में पार्किंग लॉट में एक खड़ी गाड़ी में डाला गया, समझे? सर हो सकता है कि जिसकी गाड़ी से ये लाश बरामद हुई है खून उसी ने किया हो। जितना पूछा है ना उतना ही जवाब दो, समझे? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। लाश आपके होटल के पार्किंग लॉट में मिली है, आपके होटल के। सर ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी होटल तक पहुंचा ही ना हो, जैसे किसी ने बाहर ही मार दिया। हो सकता है। चलिए हमारे साथ दिखाइए हमें तुम्हारे होटल का पार्किंग लॉट। भाई साहब, इस पार्किंग लॉट के सिक्योरिटी गार्ड आप ही हैं? जी सर। इस फोटो को देख के बताओ कि इस आदमी को तुमने यहाँ आते जाते देखा है क्या? नहीं सर। ध्यान से देखो, अभी 3-4 घंटे पहले ये आदमी यहाँ पर था। नहीं साहब, ये आदमी चल के तो अंदर नहीं आया, गाड़ी में आया होगा तो कह नहीं सकता। सर अगर ये आदमी गाड़ी में यहाँ पे आया होगा तो उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही होगी सर। हाँ बिल्कुल। काम करो, पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं पता लगाओ क्या ये सारी गाड़ियां इस होटल के गेस्ट की है क्या? सर मुझसे पूछिए ना, मैं बताता हूँ सर। सर इनमें से आधी गाड़ियाँ तो हमारे होटल के स्टाफ की हैं और आधी गाड़ियाँ उन लोगों की हैं जो हमारे होटल में रुके हुए हैं सर। सचिन, मैनेजर साहब के साथ जाओ और होटल में जितने भी गेस्ट हैं सबसे जाकर के पता लगाओ कि उनकी कौन सी गाड़ियां हैं। चलिए। सर ऐसा भी हो सकता है कि मरने वाला आदमी और खूनी एक साथ ही होटल में आए हो, एक ही गाड़ी में। क्या तुम कहना क्या चाहते हो, जल्दी बताओ। तो फिर खूनी ने यहाँ पे उस आदमी का खून कर दिया और खून करने के बाद उसकी लाश को अभिजीत सर की गाड़ी में डाल दी और फिर यहाँ से भाग गए। हो सकता है उन्हीं ने लाश को अभिजीत के गाड़ी में डाला और यहाँ से भाग गया, लेकिन अपनी गाड़ी में विवेक, अपनी ही गाड़ी में। होटल के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं उन सब के नंबर नोट करते हो तुम? हाँ साहब, सब कुछ लिखा हुआ है। विवेक रजिस्टर चेक करो, देखो पिछले 3-4 घंटों में कितनी और कौन सी गाड़ियां अंदर बाहर। हाँ सचिन। जब पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बारे में पता किया सर। कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो लावारिस हो सके। कोई भी गाड़ी लावारिस नहीं। तो ये बात थोड़ी अजीब है सर। ये गाड़ी ZZAAD 409 9:55 को होटल से बाहर गई है, मगर होटल के अंदर कितने बजे आई है ये लिखा ही नहीं। इधर आओ। गाड़ी का बाहर जाने का टाइम लिखा है मगर अंदर आने का क्यों नहीं? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम ड्यूटी पर नहीं थे। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे हुआ? जब से मैं ड्यूटी पे आया हूँ तब से लेकर अब तक एक पल के लिए भी नहीं हिला हूँ साहब, कसम से। सब इतना ही नहीं, वही गाड़ी ये ZZAAD 409 दोबारा होटल में आई 12:10 को और 1:05 को होटल से बाहर निकली। सर एक मिनट, ZZ8K M527 ये 8:25 में पार्किंग लॉट में आई, लेकिन सर ये गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर गई नहीं और ये गाड़ी तो पार्किंग लॉट में है भी नहीं सर। है ना कमाल की बात? एक गाड़ी ZZAAD 409 पार्किंग लॉट में एक बार अंदर आती है मगर 2 बार बाहर जाती है। 2 बार, लेकिन एंट्री अंदर आने की सिर्फ एक। तो फिर ये दूसरी गाड़ी ZZ8K M527 ये गाड़ी एक बार अंदर आती है मगर बाहर जाती ही नहीं। गायब। कैसे?
और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कब आएगा वो आदमी? अब बस आता ही होगा। तूने बताया नहीं कि है कौन ये आदमी? और वो आने ही वाला है, आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो करता क्या है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? एक्चुअली सब कुछ वही बताएगा। क्या हुआ? वही सरदर्द। वैसे भी नाक में दम करके रखा हुआ है, इसे चुप ही करवा देती हूँ। ये माया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो अभिजीत। हेलो, कौन हो तुम? पूछताछ की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। हाय, अमित नाम है मेरा। अमित, क्या बात है? क्यों मिलना चाहते हो मुझसे तुम? माया ने मुझे बताया कि पिछले दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ, सुनकर बहुत तकलीफ हुई। सालों की सीआईडी की वफादारी काम नहीं आई तुम्हारी। उन्हीं लोगों ने तुम पर शक किया जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। माया, मैंने तुम्हें दोस्त होने के नाते ये सब बताया, पर तुम सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही हो। हैं? अभिजीत, ये मेरे भाई हैं, आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ अभिजीत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है। ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं। एक ऐसा ऑफर जिसमें तुम उन सीआईडी के सभी लोगों से बदला ले सकते हो जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? हा? तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे लिए? मैं कुछ नहीं करने वाला, करना सब कुछ तुम्हें ही होगा अभिजीत। मैं तो केवल तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, और वो भी इसलिए अभिजीत क्योंकि तुम मेरी बहन के दोस्त हो, वरना राह चलते लोगों की मदद करना मेरी आदत नहीं है। हाँ अभिजीत, ये बहुत ही अच्छा मौका है, प्लीज ना मत कहना। नहीं मतलब इतना बड़ा डिसीजन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ये फैसला अभी नहीं कर सकता। देखो अभिजीत, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। तुम्हारे पास आज का दिन है, जितना सोचना है सोच लो। ओ माँ, चलिए, मेरा सर दर्द बहुत बढ़ रहा है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। अभिजीत, यहाँ पास में एक जगह है, आप आराम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना अभिजीत के ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ? उसे कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। कहा था कि नहीं? अभिजीत के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे फोन करना। हाँ, मैं जानता वो ठीक है, मगर आजकल काफी परेशान रहता है।
पता नहीं क्या कर बैठेगा। क्या मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, क्या पता चला? नहीं सर, खोए हुए लोगों की लिस्ट में तो नहीं है। सर मैंने पुलिस स्टेशन से पता कर लिया। इन 24 घंटों के अंदर किसी के भी लापता होने की कोई रिपोर्ट नहीं निकलेगी। और सर हमारे रिकॉर्ड के सारे क्रिमिनल्स के साथ उसके उंगलियों के निशान मिलाकर देखें, ये उसमें भी नहीं है सर। नहीं है। ये है कौन? सर आरटीओ से आ रहा हूँ सर। दोनों गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में पता लग गया। जो गाड़ी होटल में एक बार अंदर आई थी और 2 बार बाहर गई थी, उसकी नंबर प्लेट नकली है सर। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। नकली नंबर प्लेट? और वो दूसरी गाड़ी जो अंदर आने के बाद बाहर गई नहीं? दूसरी गाड़ी एक कार रेंटल कंपनी की गाड़ी है सर, A to Z एजेंसी। ये लोग किराए पे कार देते हैं। किराए पर ली हुई गाड़ी, A to Z कार रेंटल एजेंसी। ZZ8KM527 नंबर की गाड़ी किसने आपके यहाँ से किराए पर ली थी? जी सर, किराए पर तो जरूर दी गई थी, पर वो कार तो वापस आ चुकी है। वापस आ गई? कब? सर आज सुबह ही। कौन कौन वापस लेकर आया था गाड़ी? सर पता नहीं, जब सुबह मैं यहाँ पर आई तो ये गाड़ी पहले से ही यहीं पे थी और इसकी चाबी भी इसके अंदर ही लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? तो किसी को बिना बताए कोई गाड़ी छोड़ के कैसे जा सकता है? हो सकता है आपका ड्राइवर छोड़कर गया होगा। नहीं सर, इस गाड़ी के साथ कोई ड्राइवर नहीं था और ये हमारे किसी रेगुलर कस्टमर ने मंगवाई थी। रेगुलर कस्टमर ने? है कौन ये रेगुलर कस्टमर? एक सेकंड सर, मैं चेक करके बताती हूँ। जल्दी। ये देखो, कुछ गम जैसे लग रहा है। लगता है किसी ने असली नंबर प्लेट पर नकली नंबर प्लेट चिपकाई है। ये वही गाड़ी है सर जो एक बार अंदर आई और 2 बार बाहर गई। ये गाड़ी पहले असली नंबर प्लेट से होटल के अंदर आई, फिर वहां पर असली नंबर प्लेट के ऊपर नकली नंबर प्लेट चिपकाई गई, फिर ये गाड़ी बाहर गई, अंदर आई और दोबारा बाहर गई नकली नंबर प्लेट के साथ। सर? हाँ सर, ये कार एक होटल से मंगवाई गई थी, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। देखिए सर। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? जी। मेरी तो वही होटल है ना, ब्लूनी इंटरनेशनल, जहां पर अभिजीत की गाड़ी में लाश डाली गई। यस सर। किसने बुकिंग की थी इस गाड़ी? सर पता नहीं, यहाँ नाम पता तो कुछ नहीं लिखा, पर सर ब्लूनी इंटरनेशनल से इतनी गाड़ियों की बुकिंग होती है कि हम फोन पे ही गाड़ियाँ बुक कर देते हैं, कोई नाम पता नहीं पूछता। दया को फोन करो और कहो कि वो होटल ब्लूनी इंटरनेशनल जाए और पूछताछ करे इस गाड़ी के बारे में। हमें पता चला कि 10 तारीख को A to Z कंपनी से यहाँ पे एक गाड़ी भेजी गई थी। हमें ये पता करना है कि ये गाड़ी किसके लिए मंगवाई गई थी और उस आदमी का नाम क्या है, जरा चेक करके बताओ। जी सर। दस तारीख को नहीं सर। सर 10 तारीख को तो कोई भी कार नहीं मंगवाई थी। सर ये देखिए, आखिरी बुकिंग 8 तारीख की थी और 302 नंबर में जो गेस्ट ठहरे हुए हैं उनके लिए गाड़ी मंगवाई थी। क्या तुमने मंगवाई थी? नहीं, 10 तारीख को तो मैं यहाँ था ही नहीं। सुनो मिस्टर, 10 तारीख को यहाँ से किसी ने फोन किया था और A to Z कंपनी ने यहाँ पे गाड़ी भेजी थी। क्या गड़बड़ है मालूम नहीं, मगर पता करो और बताओ हमें 10 तारीख को ये कार किसने मंगवाई थी। सर हमारा यकीन कीजिए सर। सर हम लोगों में से किसी ने फोन नहीं किया। सर ये भी तो हो सकता है कि ये फोन यहाँ से ना किया गया और फोन करने वाला अच्छी तरह से जानता था कि होटल का नाम लेने से गाड़ी आसानी से मिल जाएगी। सचिन, वो जो कोई भी है इसी होटल का है। सर एक मिनट सर याद आया, उस दिन A to Z कंपनी के ड्राइवर को मैंने होटल में आते हुए देखा था, लेकिन महेश ने उसे बाहर ही रोक लिया। महेश? कौन है ये महेश? महेश इसी होटल में काम करता है, पहले ट्रेवल डेस्क पे हमारे साथ ही था। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर उसके पास होंगे।
और वो कभी भी आसानी से गाड़ी बुक करवा सकता है। जी सर। इस वक्त महेश है कहाँ? आज तो महेश आया नहीं है, मैनेजर साहब उसे सुबह से ढूंढ रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा। सचिन, लगता है यही वो आदमी जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसका घर का एड्रेस बताना। यार सारुंखे, इस आदमी को पहचानना मुश्किल हो गया है, कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम किस लिए बॉस? हम मदद करेंगे ना। वो कैसे? एक मिनट, ये इस आदमी के चेहरे को जरा गौर से देखो। बॉस, मुझे लगता है इसने मरने से कुछ वक्त पहले ही शेव की, और ये देखो, इस शेव की वजह से ही इसके चेहरे पर ये कट भी लगा हुआ है। इसमें कौन सी बड़ी बात है डॉक्टर साहब? इसने पुरानी ब्लेड से दाढ़ी की होगी। नहीं ब्रेडी, बात पुरानी ब्लेड की नहीं है बॉस, जरा गौर से देखो इसके चेहरे को। दाढ़ी के नीचे की स्किन चेहरे की बाकी की स्किन से ज्यादा गोरी है। तो बहुत दिनों बाद इसने दाढ़ी की है। और एक बात, ये जरा देखो इसके नाक पर ये दोनों तरफ निशान। सड़की तो चश्मा पहनने की वजह से हुए निशान। एग्जैक्टली, पूरे वक्त चश्मा लगाने से इंसान की नाक पर निशान बन जाते हैं ऐसे। ये देखो, इसकी नाक पर भी ऐसे ही निशान है। और इतना ही नहीं, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। हाँ सर, इसकी आंखों में से हमें वो केमिकल मिला है जो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते और निकालते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और बात, इस आदमी के गालों पर से मुझे कुछ चिपचिपा गम जैसा मिला है। देखो अभी भी लगा हुआ। हाँ सारुंखे, गम तो है। इसने अपनी असली दाढ़ी निकालकर नकली दाढ़ी चिपकाई, चश्मा निकालकर कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए। क्यों? क्या जरूरत पड़ी इसे अपना हुलिया बदलने की? पूरा घर उलट पुलट कर दिया। लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था यहाँ पे। हाँ सर, महेश भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? या तो उसे कुछ हो गया या फिर वो घर छोड़ के भाग गया। अब जरा ध्यान से देखिए इन फोटोग्राफ्स को, गौर से देखिए और बताइए, क्या यह आदमी यहाँ आपकी होटल में किसी कमरे में ठहरा था? देखिए जरा ध्यान से। हाँ सर, मैंने इसे यहाँ देखा है। हाँ सर, मैंने भी देखा है। देखा है तो फिर जल्दी बताओ, कौन से कमरे में ठहरा था ये? सर, मुझे नहीं लगता ये यहाँ होटल में ठहरा हुआ था। मैंने इसे लॉबी में घूमते हुए देखा है। पूरे यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ सर, क्योंकि इसने यहाँ पर कोई भी कमरा बुक नहीं करवाया था। क्या फिर और कुछ याद आता है इस आदमी के बारे में? इसने रिसेप्शन से फोन किया था। किसे फोन किया था? आई थिंक वो अखाज एयरलाइंस ने फोन किया था। क्या बात कर रहा था वो, कुछ सुना तुम? सर, ये पूछ रहा था कि 4:30 बजे की दिल्ली की फ्लाइट टाइम पर है या नहीं। दिल्ली की 4:30 बजे की फ्लाइट टाइम पर है क्या नहीं? अखाज एयरलाइंस। सचिन। हाँ सर, जरा सो पकड़ो। मर चुका है सर। इतने सारे पैसे ये खूनी से मार के गया, लेकिन ये पैसे लेके नहीं गया। इसका मतलब वो कुछ ढूंढने आया था, चोरी करने। ये देखिए, इसका लाइसेंस है। ये महेश ही है। तो वो ढूंढने क्या आया होगा यहाँ पे? तो हो सकता है महेश ने जो छुपाया हो वो खूनी को मिला ही ना हो। एक काम करते हैं, हम भी इस घर की तलाशी लेते हैं, शायद हमें वो चीज मिल जाए जो उस खूनी को नहीं मिली।
यहाँ तो कहीं कुछ नहीं मिला। ये देखो, इतनी पुरानी रुई। ये देखिए, गद्दे का ये वाला पार्ट अलग धागे से सिला गया। कमरा नंबर 225, होटल ब्लूनी इंटरनेशनल। आकाश एयरलाइन से 10 जनवरी को दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से ऐसे कितने पैसेंजर्स थे जिन्होंने अपनी टिकट बुक की थी पर फ्लाइट में नहीं गए? सर एक मिनट चेक करके बताती हूँ। सर 7 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनकी सीट्स तो कंफर्म थी पर वो आए नहीं। तो क्या उन 7 पैसेंजर्स ने अपने पैसे वापस मांगे? नहीं सर, सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे वापस मांगे हैं और फ्लाइट से थोड़ी ही देर पहले अपनी टिकट्स कैंसिल करवा दी। और बाकी 3 उन्होंने क्या किया? सर उनमें से 2 लोगों ने अगली फ्लाइट में टिकट बुकिंग करवा ली। इस एक ने क्या किया? सर उसने ना ही टिकट कैंसिल करवाई ना ही तो पैसे वापस लिए। क्या नाम क्या है इसका? है कौन ये? सर मिस्टर कुमार है कोई, उनका पासपोर्ट नंबर लिखा है। सर वो यहाँ के नहीं नायरोबी से आए हैं। मतलब एनआरआई था? कुछ लिखा है उसके बारे में? सर उनका टिकट नायरोबी से मुंबई का था और फिर यहाँ से वो दिल्ली जाने वाले थे। अगर ये दिल्ली जाने वाला था तो फिर मुंबई में क्यों रुका? सर उनका फोन आया था, वो बता रहे थे कि नायरोबी से आने के बाद वो 8 घंटे मुंबई में रुकेंगे और फिर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। 8 घंटे वो मुंबई में रुकने वाला था और फिर दिल्ली जाने वाला था। अच्छा, करने वाला क्या था वो 8 घंटे मुंबई में? किसी होटल में रहने वाला था क्या? कोई नाम वाम दिया है उसने? नहीं सर, होटल के बारे में तो नहीं पर उनके वापसी की टिकट के बारे में लिखा हुआ है। क्या? सर 1 हफ्ते बाद वो दिल्ली से हांगकांग जाने वाले हैं। 1 हफ्ते बाद दिल्ली से हांगकांग जाने वाला था? अच्छा, मिस्टर कुमार, नैरोबी वाला। इस कुमार की पूरी जन्म पत्रिका चाहिए मुझे। तेरी चाबी महेश के घर से मिली है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। देखते हैं ऐसा क्या है इस कमरे में जिसकी वजह से महेश ने अपनी जान दे दी। ये देखिए, ट्रिमर और ये रेजर। मतलब यहाँ पे कोई तो था जिसने शेविंग भी की है और ये ट्रिमर भी इस्तेमाल किया है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे ये कमरा किसी को दिया नहीं गया? हाँ, ये क्या है? सच बताइए, कौन था यहाँ पे? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे सच क्यों छुपाऊंगी। ये कमरा रिजर्व है। ये कमरा तो हम बिना पूछे किसी को नहीं देते, ना ही दे सकते हैं। जब तक हम मैनेजर साहब और मालिक से नहीं पूछते, हम ये कमरा किसी को नहीं देते। तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ जरा। सर वो कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, कल ही आएंगे और उनका फोन भी बंद है। लगता है ये मैनेजर और महेश मिले हुए आपस में। अच्छा, महेश ही जानता था कि कमरा रिजर्व है और हमेशा बंद रहता है? हाँ सर, लेकिन ये तो होटल में सभी जानते हैं। और इस होटल के मालिक मिस्टर सम्राट, वो कहाँ हैं? उनसे बात कर सकते हैं? सर सम्राट सर तो पनवेल में हैं। कल रात उनके इकलौते बेटे ब्लूनी पर हमला हुआ था। वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो आईसीयू में है। ब्लूनी पे भी हमला हुआ? कैसे? अच्छा, तो कुमार पैसे लेता था खून करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट किलर? हाँ सर,
नायरोबी पुलिस ने पक्की खबर दी है सर कि कुमार एक बहुत ही पहुंचा हुआ सुपारी किलर था सर। वो कभी भी कहीं पे भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए वो आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। सर, नैरोबी का कॉन्ट्रैक्ट किलर यहाँ मुंबई में क्या करने आया होगा, और वो भी सिर्फ 8 घंटे के लिए? किसी को मारने के लिए आया होगा वो फ्रेडी। जब नसीब खराब, खुद ही मारा गया। पर सर, कुमार अपनी असली दाढ़ी मूंछ और चश्मा निकाल के नकली दाढ़ी मूंछ और कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों पहनेगा? उसे तो यहाँ पे कोई पहचानता नहीं होगा। विवेक, उसने अपनी दाढ़ी मूछें हटाकर कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए लगाया होगा कि खून करते वक्त अगर उसे कोई देख ले तो उसे पहचान न ले उसके असली रूप में। और फिर उसने ये भी प्लान किया होगा कि खून करने के बाद वो दिल्ली चला जाएगा अपने असली रूप में। असली रूप में मतलब नकली दाढ़ी और मूछें लगाकर, चश्मा लगाकर। और फिर ये भी सोचा होगा कि जब 7-8 दिनों बाद उसकी दाढ़ी मूछें उगेगी तो हांगकांग चला जाएगा अपने असली रूप में। इतनी प्लानिंग के साथ आया है तो किसी बड़े काम के लिए आया होगा सर। हाँ, कोई बड़े काम के लिए ही आया होगा वो। पर सर, उस रात तो शहर में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और ना ही किसी बड़े आदमी पर कोई हमला। हो सकता है कुमार अपनी शिकार करने से पहले ही खुद शिकार बन गया। पर सर, ये कुमार किस पर हमला करने वाला था, ये बात अभी तक पता नहीं चली है सर। वो भी पता चल जाएगा विवेक, वो भी पता चल जाएगा। सर, घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए हैं। देखा जी, इसी चक्कर में एक बात तो पता चली गई सर। क्या पता चल गया? यही कि उस रात एक बड़े आदमी पर हमला तो हुआ था सर, लेकिन मुंबई में नहीं, मुंबई से थोड़ी दूर पनवेल में। पनवेल में? किस पर हुआ हमला? ब्लूनी पर सर। ये होटल ब्लूनी इंटरनेशनल के मालिक सम्राट का बेटा है। होटल ब्लूनी इंटरनेशनल? हाँ सर, और ये मरा नहीं है, आईसीयू में एडमिट है सर, और इसकी हालत काफी नाजुक है। पनवेल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर? मतलब कुमार का प्लान था कि खून करके सीधे एयरपोर्ट चले जाए। ये ब्लूनी पनवेल में कर क्या रहा था? पनवेल में कर क्या रहा था? और फिर सब कुछ इस होटल ब्लूनी इंटरनेशनल से ही क्यों जुड़ा हुआ है? हॉस्पिटल में चलना होगा। मेरा बेटा अभी तक होश में नहीं आया है। आप लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर? मिस्टर सम्राट, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश, लेकिन हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डॉक्टर, ब्लूनी मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज किसी भी कीमत पर बचाइए उसे। देखिए मिस्टर सम्राट, हम लोग जो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बी पेशेंस, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बी पेशेंस। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। क्या पता चला मैनेजर के बारे में? सर, अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन फ्रेडी और काजल पता लगाने गए हैं सर। डॉक्टर प्रकाश, सम्राट जी, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी कहिए। सम्राट जी, हमें पता चला है कि आपके बेटे पर जो हमला हुआ वो किसी ने सुपारी दी थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपके बेटे का खून करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए? जी हाँ, इतना ही नहीं, वो खूनी, वो किलर आप ही के होटल में ठहरा था, कमरा नंबर 225। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ही आदमी था जो सब समझा सकता था, महेश, और अब उसका भी खून हो गया। महेश का खून हो गया है? जी हाँ, इसका मतलब तो यही है कि कोई और भी है जो इन सब के बारे में जानता है। शायद आपका मैनेजर। मेरा मैनेजर? वो भी लापता है। सम्राट जी, आपके बेटे ब्लूनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं सर, मेरा बेटा तो बहुत ही खुशमिजाज है, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर आपका कोई ऐसा दुश्मन जो आपके बेटे को मार के आपसे बदला लेना चाहता हो? देखिए सर, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे कई बिजनेस राइवल्स हैं, लेकिन इतनी घटिया हरकत कोई नहीं कर सकता सर, कोई भी नहीं। वैसे ब्लूनी पनवेल क्यों गया था, कुछ पता है आपको? सर, वहां पे वो अपनी एक फ्रेंड आशिया से मिलने गया था। अपनी फ्रेंड आशिया से मिलने? सम्राट सर, आपके बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर साहब बुला रहे, चलिए। ब्लूनी हो गया। सम्राट जी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान है सर।
कीजिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त कुछ बता पाएंगे। सचिन, इस ब्लूनी पर हमला होते हुए किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा। हर शुक्रवार को सिद्धांत ऑफिस से 10 बजे आता था। उस दिन भी वैसे ही 10 बजे आ गया था और आते ही उसने आशिया को तैयार होने के लिए बोला। वो लोग पार्टी में जाने वाले थे। तो क्या ब्लूनी भी जाने वाला था पार्टी में सिद्धांत और आशिया के साथ, इसलिए वो यहाँ पर आया था? बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद रात रात भर हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। कितनी बार मैंने मना किया उसे, पर बेशर्म मानता ही नहीं था। इस घर के चक्कर लगाता था वो? क्यों? सर, मेरी बहू ब्लूनी के बाप के होटल में पहले काम करती थी। ब्लूनी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए पागलों की तरह हमारे घर के चक्कर काटता रहता था। ब्लूनी आशिया से शादी करना चाहता था? ये सब आपको बताया किसने? मुझे किसी और से पता करने की जरूरत नहीं पड़ी। होटल का मैनेजर आया था ब्लूनी का संदेशा लेके। मैनेजर? फिर क्या हुआ? फिर क्या, बेटे ने उसे भगा दिया। तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मारा नहीं उसे। अच्छा ये बताइए, जब सिद्धार्थ और आशिया पार्टी में जाने के लिए निकले तब क्या हुआ? होना क्या था, मैं ऊपर सोने के लिए जा रही थी, इतने में बाहर से कोई आवाज आई। कैसी आवाज? 2 पटाखे फूटने जैसी आवाज। उसके तुरंत बाद एक लड़के की चीखने की आवाज आई। वो ब्लूनी की आवाज थी। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा कह के चिल्ला रहा था। और फिर तीसरे पटाखे की आवाज। मतलब 3-3 गोलियां चली उस रात? हाँ। मैं जब दौड़ के नीचे गई तो वहां देखा ब्लूनी खून से लथपथ तड़प रहा था और मेरा बेटा सिद्धांत और बहू दम तोड़ चुके थे। खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। अच्छा ये बताइए, जिस आदमी ने गोलियां चलाई थी वो आपको दिखाई नहीं दिया? आपको किस पर शक है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कौन है वो। चलो बाहर निकलो। आप लोग चुप। शादीशुदा औरतों के घर रिश्ते लेकर जाते हो? हाँ? मैं रिश्ते ले चलो इसे। तुम्हें क्या लगा बच जाओगे? किया हुआ पाप और बोया हुआ बीज हमेशा फल देकर ही रहता है। मिस्टर सम्राट, करोड़ों के होटल बिजनेस के मालिक, और ऐसी नीच हरकत क्यों किया तुमने? ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए की, अपने बेटे ब्लूमी के लिए। उसने आज तक मुझसे जो मांगा वो चीज मैंने उसे लाके दी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि हमारे एक होटल की रिसेप्शनिस्ट आशिया से उसे प्यार हो गया है। मैंने ब्लूनी को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हार कर मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। लेकिन वो लड़की आशिया शादीशुदा थी, इसलिए सबसे पहले मैंने उसे समझाया कि वो अपने हस्बैंड सिद्धांत को तलाक दे दे और मेरे बेटे से शादी करे। एक शादीशुदा लड़की को अपने बेटे से शादी करने के लिए समझाने पहुंच गए तुम।
बेशर्मी की भी हद होती है। फिर क्या हुआ बताओ। मैंने आशिया को पैसों का लालच दिया, वो मान गई, लेकिन उसका पति सिद्धांत वो थोड़ा टेढ़ा निकला। वो किसी भी कीमत पर आशिया को तलाक नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि सिद्धांत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और इसीलिए तुमने नैरोबी से कुमार को बुलाया? हाँ, कुमार असली नंबर वाली गाड़ी से होटल में आया। होटल के कमरे में जाके उसने अपनी दाढ़ी मुझ साफ कर ली और इसी बीच महेश ने नकली नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा दिया। लेकिन महेश को यह नहीं पता था कि कुमार एक खूनी है। नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में बैठकर कुमार आशिया के घर की तरफ गया, सिद्धांत का खून करने के लिए ना। सम्राट जी, जिस बेटे के लिए तुमने ये सब किया, कुमार ने तो उससे भी मार दिया। फिर क्या किया तुमने? मैंने कुमार को उसकी गलती की सजा दी। महेश तो तुम्हारा ही आदमी था, फिर उसे क्यों मारा? वो जरूरत से ज्यादा जान गया था। अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर तुमने 3 खून किए। उसके बदले में क्या मिला तुम्हें? खो दिया ना अपने ही बेटे को। फांसी से भी बढ़कर सजा मिली है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना उसी बेटे की याद में। तुम यहां क्या कर रहे हो? यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम यहां इस मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो अभिजीत? मेरे लिए सबसे अच्छी जगह यही है, मुझे यही होना चाहिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। अभिजीत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। जल्दी से सामान लो और चलो यहां से, प्लीज। मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये दोस्ती का ड्रामा बंद कर दे। उस वक्त ये दोस्ती कहां चली गई थी जब एसीपी साहब ने मुझे सीआईडी से निकाला था? है? कितना भरोसा किया था मैंने तुम पे। मुझे नहीं पता था कि दोस्त की आड़ में इतना बड़ा दुश्मन छुपा बैठा है। दुश्मन छुपा बैठा? हाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारे सरदर्द के बारे में पूछा, तुमने बताया मुझे? हाँ? हर बार तुम टालते रहे। और एसीपी साहब ने तुम्हें सीआईडी से निकाला नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम आराम कर लो और फिर वापस आओ। कौन क्या चाहता है मुझे सब पता है। तुम्हें जो समझना समझ लो, मगर मैं तुम्हें यहां रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा बैग का, चलो। मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद करो दया। अपने काम से काम रखो, समझे? चले जाओ यहां से। अभिजीत, मैंने बोला ना, चुपचाप चले जाओ यहां से। हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर रोशान बोल रहा हूँ। अरे कुछ इंटर्न्स आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करना है। हाँ हाँ, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा 9:30 बजे तक। उसके बाद जितने भी मरीजों को देखना है ना, उनका लिस्ट तैयार रखना, उनको आराम से बिठाओ।
अनन्या प्लीज जल्दी से नाश्ता दो, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। अरे बाबा ये लो चाय। थैंक यू। ये रतन क्यों नहीं आया अभी तक? कहाँ जाएगा? कहाँ गया है? पेपर लेने तो गया है ना। यार टाइम क्यों लगा रहा है? साहब आज बहुत डांटेंगे, देर हो गई काफी। ये पेपर वाले रोज रोज मुझे डांट के साहब ऑफिस ना निकल जाए। आप पता नहीं। अरे साहब यही आ गए लाट साहब लहराते हुए। आज तो डांट सुनने को मिला। ये लो साहब। पेपर लाने में 1 घंटा लगता है क्या? वो साहब रहने दो ना रुशान, अब जल्दी से अपना फेवरेट कॉलम पढ़ो और निकलो यहाँ से, ओके? हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, फेवरेट कॉलम। ये क्या? ओह माय गॉड, क्या हुआ साहब? क्या हुआ रुशान? अनन्या ये देखो क्या लिखा है मेरे बारे में, देखो। बड़े दुख के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टर ईशान की 10 फरवरी को एक सड़क हादसे में मौत हो गई। चीके रोड पर एक बड़ी लॉरी ने उन्हें कुचल दिया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर को 2 बजे पूरन घाट पर होगा। उनका दुखी परिवार। ओह माय गॉड ईशान, तुम्हारी मौत की खबर कहाँ से लाए सब? साहब टी शर्ट छापा है सब? साहब मैं तो सिर्फ पेपर लाने गया था साहब, इसके बारे में ही नहीं। तो चुप कर और चुपचाप मुझे वहां लेकर चल जहाँ से लेकर आया। चल ईशान वेट। बचने की कोशिश करो, पागल हो गए हो क्या? किसकी हिम्मत हो गई मजाक करने की? हाँ साहब किधर बता, देखता हूँ मैं तेरा कौन। वो दुकान से खरीदा था साहब। चल यहाँ से खरीदा? हाँ साहब। ईशान प्लीज देखो, सब लोग देख रहे हैं, बवाल मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है मेरी मौत की खबर छापने की? हाँ अरे भाई साहब कौन सी खबर, कैसी खबर की बात कर रहे हो आप? ये इस खबर की बात कर रहा हूँ मैं। ईशान ये क्या कर रहे हो? ईशान छोड़ो उसे। तू मेरा एक्सीडेंट कराएगा? मेरे पास हरा रंग का ट्रक आया कहाँ से? चल पागल हो गया क्या? समझने की कोशिश करो, वो गरीब आदमी है, कहाँ से खबर छुपा? देखता हूँ तू मुझे कैसे मरवाता है। शांत हो जाओ। कहाँ तेरा ट्रक? बुला तेरे ट्रक को। भाई साहब प्लीज। अरे मैडम ले जाइए, ये भाई साहब पागल हो गई क्या? कहाँ तेरा ट्रक? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं है। इस साल का सबसे बड़े बिजनेसमैन का अवार्ड उसे मिला है और पार्टी ऐसी होनी चाहिए जैसी आज तक किसी ने देखी ना हो। समझ गए? अच्छा सुनो, तुम अपने पार्टी का इंतजाम करने वाले को मेरे घर भेज दो, मेरा बेटा उसे सब कुछ समझा देगा। ठीक है? ओके। अरे शामू, शामू कहाँ चला गया ये? कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर का नौकर हूं और कब से घंटी बज रही है, तुम लोगों में इसको हिल नहीं रहा है। हिमांशु आओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? अंकल आपने बताया भी नहीं, मैं कोई पराया थोड़ी ना अंकल, मैं भी तो आर्यन के दोस्त हूँ अंकल। मैं जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। आर्यन की मौत हो गई और ये बात मुझे अखबार से पता चल रही है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं अंकल, मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ। ये देखिए इस अखबार में क्या छपा है। बड़े दुख के साथ सबको बताना पड़ रहा है कि 10 फरवरी की रात को अचानक आग लग जाने की वजह से मेरे बेटे आर्यन की मौत हो गई है। आज शाम 4 बजे घर में एक प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें उसकी आत्मा की शांति की पूजा की जाएगी। अरे अंकल संभालिए अपने आप को, संभालिए। हिमांशु, ये किसी ने मजाक किया है। मेरा बेटा आर्यन तो जिंदा है, वो अपने कमरे में है। What? वही तो मैं कह रहा हूं। आर्यन, ये बता मजाक किसने किया अंकल? वही तो मैं सोच रहा हूं। आर्यन बेटा, आर्यन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। आर्यन, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मेरे बेटे कुछ हो तो नहीं गया? आर्यन, आर्यन, क्या हुआ डैड? अरे बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आर्यन, तू तो बिल्कुल ठीक है यार। अरे हिमांशु, तू सुबह सुबह इन सफेद कपड़ों में किसी की मैयत पे जा रहा है या किसी के चौथे से आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये ना किसी की मैयत पे जा रहा है ना किसी के चौथे से आ रहा है। तो ये देख, ये हिमांशु जो पेपर लेके आया,
उसमें तेरे बारे में क्या लिखा है? मेरे बारे में? हाँ तेरे बारे में। ये देखो क्या, ये देख। What nonsense that? ये क्या है? अरे ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है। ये पेपर तुम्हें कहां से मिला? कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा कौन है वो जो मुझे मारना चाहता है। बैठिए आप। अरे आर्यन, आनंद बेटा। ये ले, आ गया मैं। हिम्मत है तो सामने आ। कहां छुप के बैठा है? कौन है? दरवाजा खोलो। देखो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। दरवाजा खोल दो अभी के अभी। ये कैसी आवाज है? पेट्रोल? क्या चाहते हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। सर, किसी भी आदमी को गुस्सा आ जाएगा अपनी मौत की खबर देखकर। इसी के बारे में पता करने के लिए हम भागते भागते यहाँ पर आए और यहाँ के क्या? सर वो हरे रंग के ट्रक के बारे में बार बार कह रहे थे। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो भी हरे रंग का था क्या? नहीं सर, वो तो लाल रंग का ट्रक था। लाल रंग का ट्रक? और इस मौत की खबर में कहीं पर भी हरे रंग के ट्रक के बारे में लिखा नहीं है। इसके बावजूद भी ये आदमी हरे रंग के ट्रक के बारे में पूछताछ कर रहा था। विवेक, काजल, देखो जरा और भी अखबारों में ये ऐसी मौत की खबर छपी है क्या? चेक करो। और तुम, कहीं तुम तो शामिल नहीं हो इस चक्कर में? नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर ये रास्ता बंद है और ट्रक वाला एक्सीडेंट करने के बाद इसी रास्ते से भागा सर। और कुछ लोगों ने उसका नंबर नोट किया। उसका नंबर है MH04 DD3281। गुड, काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस ट्रक के बारे में बताओ। सर, हाँ। किसी भी अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं चली। तो फिर रतन जी बताओ, यही अखबार लेकर तुम डॉक्टर रुशान के पास कैसे गए? सर वाकई में मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे लगता है इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा है। ठीक से उगल नहीं रहे दोनों। मैं तो दौड़ते हुए यहाँ पे आया और इसे पेपर मांगा, पर इसने पेपर दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? सर ये पेपर सही करने में व्यस्त था। एक औरत खड़ी थी साहब यहाँ पे, वही पेपर पढ़ रही थी जो साहब पढ़ते थे। उसी ने मुझे पेपर दिया। कौन थी औरत? मैं नहीं जानता साहब। तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। दिखने में कैसी थी औरत? मेरे ख्याल से 25 से 30 साल की उम्र की होगी और उसने साहब बड़ा सा चश्मा पहन रखा था। 25 से 30 साल की उम्र की औरत, बड़ा चश्मा पहने हुए है। हेलो, हाँ इसे भी प्रतिमा। अच्छा, कहां पर? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। अभिजीत, चारकोप में एक फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें एक आदमी की मौत हुई है। मैं और काजल हम लोग वहां पर जाते हैं। तब तक तुम लोग यहाँ आसपास इस ट्रक के बारे में देखो, कुछ पता चलता है। नंबर तो वही है, वही ट्रक है जो लोगों ने बताया था। ड्राइवर गायब है। अगर उसने जानबूझ के मारा है तो ट्रक छोड़ के कहां भाग गया? बच के जाएगा कहां? वो पकड़ा तो जाएगा ही। जी, यहाँ एक्सीलेटर के पेडल पे ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगा है? हाँ, मतलब खूनी के जूते पे ग्रीस लगा हुआ था। हाँ विवेक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमें ट्रक भी मिल गया है। अभी तुम कहाँ पे हो? हाँ उसी के आगे थोड़ा आगे आओ। या हमें ट्रक मिल गया और विवेक को ट्रक का मालिक। सर, हाँ आइए। इस ट्रक का मालिक सर। एक बात बताओ, ट्रक कौन चला रहा था? कौन है ड्राइवर आपका? एक औरत थी सर वो। ट्रक औरत चला रही थी? कौन है वो?
जानते हैं आप उसे? मैं तो उसे नहीं जानता हूँ सर। तुमने पूछा नहीं उस औरत को ट्रक कहाँ लेके जा रही? मैंने रोकने की कोशिश की सर, लेकिन वो मेरे तरफ देखी और चली गई। वो आप मालिक और आपको मालूम नहीं ड्राइवर कौन है? हमारा ड्राइवर जो शंभू था सर, आज वो काम पर नहीं आया था और ड्राइवर एजेंसी वालों ने सर उस औरत को भेजा था यहाँ पर। कैसे दिखती थी वो? कोई 25-30 साल की वो रही होगी सर, और एक बड़ा सा चश्मा लगा रखी थी सर वो। अभिजीत, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसने रतन को अखबार दिया और डॉक्टर रुशान को कुचल दिया ट्रक से? हो सकता है दया। अब तो ये औरत हाथ आएगी तभी आगे की कहानी पता चलेगी। काजल, देखने से तो लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सब? तुम्हें डीजल पेट्रोल की बदबू नहीं आ रही है? हाँ सब आ तो रही है। और ये कोई डीजल पेट्रोल का गोडाउन भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने प्लान करके जानबूझकर आग लगाई है। देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या सब? तब तक मैं इन लोगों से बात करता हूं। जब ये आग लगी तब तुम कहाँ थे? सर मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की? सर मैंने पूरी कोशिश की पर कोई आया ही नहीं। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। मैंने मदद के लिए बुलाया भी लेकिन कोई आया नहीं। फिर? बस ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर और उस गाड़ी के पेपर्स के जरिए ही मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया। इन लोगों को? वैसे आप कौन है? मैं हर्षवर्धन, आर्यन का बेटा। आई एम सॉरी हर्षवर्धन जी। और ये कौन है? ये हिमांशु है, आर्यन का दोस्त। क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी, ये आग लगी कैसे होगी? सर मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं था, वो अपने आप को मार नहीं सकता था। ये आग लगाई गई है और उसे मारा गया है सर। किस पर शक है आपको? कोई अंदाजा है किसने किया होगा ये? जिसने पेपर में उसके मरने की खबर दी थी उसी ने किया होगा। पेपर में मौत की खबर छपवाई थी? ये देखिए। माय गॉड, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी। ये पेपर भी उसी कलर का। आप में से कोई डॉक्टर रुशान को जानता है? नहीं सर। ये पेपर कहां से मिला आपको? जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया तो वहाँ एक औरत ने मुझे पेपर दिए सर। औरत ने दिया? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता सर वो कौन थी। अरे अनजान औरत से आपने पेपर ले लिया ऐसे ही? क्यों? सर उसने कहा कि इस पेपर में तुम्हारे लिए कुछ है तो मैंने पेपर ले लिया सर। दिखने में कैसी थी वो औरत? तकरीबन 25 से 30 साल उम्र रही होगी और हाँ एक मोटा सा चश्मा लगाया था उसने, बड़ा सा। बड़ी अजीब बात है, रुशान की मौत की खबर भी ऐसे ही पेपर में छपी थी और अब आर्यन की मौत की खबर भी ऐसे ही। कहीं ये दोनों मौतों में कोई संबंध तो नहीं है क्या? ये चक्कर सर यहाँ आइए। ये देखिए सर, एक्स्ट्रा हड्डी सर। एक और हड्डी से आ गई? यह हड्डी कहां से आ गई? है कौन ये जिसका कंकाल यहां पर है? एक बात बताओ, अगर कोई अपनी मौत की खबर किसी अखबार में पढ़ेगा तो क्या करेगा? सर वो फोन करके पता करेगा कि ये खबर छपवाई क्यों। या तो वो सीधा उस न्यूज़पेपर के ऑफिस जाकर ये पूछेगा कि उसके जीते जी उसके मरने की खबर छापी क्यों। मगर डॉक्टर रुशान और आर्यन जिनकी मौत की खबर अखबार में छपी है, इन दोनों ने ऐसे नहीं किया। डॉक्टर रुशान ने अपने नौकर की गर्दन पकड़ी और उसे वो अखबार बेचने वाले के पास लेकर गया जहां पर एक ट्रक आया जिसने डॉक्टर रुशान को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। और सर आर्यन गुस्से में सीधा गोडाउन में गया जहां जलने से उसकी मौत हो गई। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी खबर पढ़ने के बाद तो किसी के भी दिमाग में 50 सवाल उठने चाहिए कि किसने छापी होगी ये खबर और क्यों छपाई होगी ये खबर। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, बड़ा सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये। और इन दोनों मौतों में उसी का हाथ है। वो औरत जो वो ट्रक चलाती है, उसी औरत ने
डॉक्टर रुशान के नौकर के पास वो अखबार की कॉपी दी जिसमें डॉक्टर रुशान की मौत की खबर छपी थी, और उसी औरत ने आर्यन के दोस्त को भी वो अखबार की कॉपी दी जिसमें आर्यन की मौत की खबर छपी थी। क्यों? हाँ सर, ये दोनों पेपर्स इन्हीं दोनों को क्यों दिए? एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि डॉक्टर रुशान और आर्यन के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। है सर, अवेक, दोनों न्यूज़पेपर्स देख के एक बात पता चली है सर। क्या? जहाँ पे मरने की खबर छपी है वहां पे इंक स्याही थोड़ी फैली हुई है सर। ये देखिए, पूरे पेपर में और कहीं पे भी इंक नहीं फैली हुई है। हाँ, उन्हीं जगहों पर जहां पर ये मौत की खबरें छपी है। से दोनों खबरें एक ही प्रिंटिंग प्रेस में छपी है सर। दोनों खबरों में लिखावट या फॉन्ट स्टाइल एक जैसी ही है सर। हाँ सर, और ये फॉन्ट आजकल के अखबारों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, काफी पुराना फॉन्ट है। हाँ फ्रेडी, अगर ये फॉन्ट पुराना है तो टाइप भी पुराना होगा, और अगर टाइप पुराना होगा तो वो मशीन भी पुरानी होगी, और जहां पर ये प्रिंटिंग मशीन है वो प्रिंटिंग प्रेस भी पुरानी होगी। हाँ सारूंगे, चलो ये तो पता चल गया कि हड्डियां किसी आदमी की है, औरत की नहीं। हाँ बॉस, ये एक आदमी है और इसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास। ये कैसे पता चला आपको कि ये आर्यन ही? दांतों से यार, और कैसे? एक ये वाला एक्सरे इसके दांतों का मैंने घर से मंगवाया, और ये वाला एक्सरे मैंने यहां पर लिया। ये दोनों दांतों के एक्सरे एक जैसे हैं, मैच करते हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, ये आदमी आर्यन ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन इस आदमी से मिलने गया हो, वहां पर किसी ने आग लगा दी और दोनों उसी आग में जलकर मर गए? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस आदमी को आर्यन से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिला होगा, क्योंकि इसकी मौत आर्यन की मौत से लगभग 4 से 5 साल पहले हो चुकी। 4-5 साल पहले? बिल्कुल। इसकी हड्डियां देखो, काफी ब्रिटल है, जगह जगह से टूट फूट भी गई। मतलब जब आग लगी ये आदमी पहले ही मरा हुआ था। एग्जैक्टली काजल, ये आदमी मरा हुआ भी था और जला हुआ भी था। दरअसल इस बेचारे की जिंदगी में जलने के अलावा और कुछ नहीं था। मौत तो इसकी तभी हो गई थी जब ये पहली बार जला था, दूसरी बार तो सिर्फ इसकी हड्डियां जली। मतलब इस जगह पर 2 बार आग लगी थी। इसका चेहरा तो बना सकते हो ना साणु के? नहीं बॉस, मुश्किल है। क्यों? इसकी खोपड़ी की हड्डियां देखो काफी टूट गई हैं, और एक बात और, इसकी खोपड़ी की हड्डी को देखने से पता चलता है कि इस आदमी के मुंह पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इसका मतलब इसका किसी ने खून किया था? बिल्कुल। सर? हाँ तारिका। सर, ट्रक के अंदर से जो जूते का निशान मिला है आप लोगों को, और उसमें जो मिट्टी लगी हुई थी, इस मिट्टी में हमें इंक मिली है। स्याही जो न्यूज़पेपर छपने में काम आती है? हाँ सर। न्यूज़पेपर, इस रुशान और आर्यन की मौत की कहानी की शुरुआत भी तो न्यूज़पेपर से हुई है, ऑबिट्यूरी में से। तो सर, ये न्यूज़पेपर में खबर अलग से छापी गई थी। इसका मतलब ये लड़की जो ट्रक चला रही थी वो किसी ऐसी जगह पे गई होगी जहां पे अखबार छापा जाता है। सब कोई प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस। और तो और ये औरत या तो उस खूनी से मिली है या फिर खुद खूनी है। और सर, इस मिट्टी में से हमें पेट्रोल और डीजल भी मिला है। पेट्रोल और डीजल मिला है? हाँ। एक साथ? एक साथ। ओह, स्याही न्यूज़पेपर छपवाने के काम में आती है। प्रिंटिंग प्रेस, पेट्रोल और डीजल एक साथ, पेट्रोल पंप, गराज, प्रिंटिंग प्रेस। शहर में जरूर कोई ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है, एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस जिसके आसपास कोई पेट्रोल पंप या गराज है। और सर, ये जो आग लगी थी 2 बार? सचिन, आग का मामला छुप नहीं सकता। जरूर आसपास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई हो। पता लगाओ ये कौन सा पुलिस स्टेशन है। सर। हेलो, कहां पर? तो ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो।
सर मुझे बचा लीजिए सर। सर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया सर। ये देखिए सर। हमें बताते हुए बहुत दुख होता है कि मिस्टर संजीत, जो पेशे से वकील थे, उन्हें दिन दहाड़े किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनका क्रियाक्रम आज सिटी शमशान में है। उनका दुखी परिवार। ये तुम संजीत हो? हाँ सर मेरे जीते जी कोई मेरी मौत की खबर छाप रहा है सर। यार ये तो बिल्कुल आर्यन और डॉक्टर रुशान की जैसी हुआ। डैम इट, ये गोली कब मारी? सर मैं अखबार के ऑफिस में गया था सर, पता लगाने के लिए ये गंदा मजाक किसने किया है। वहां पे किसी ने मुझे गोली मारी सर। किस्मत वाला है सर जो ये बच गया, वरना बाकी के 2 तो ऊपर ही चले गए थे जिनको ये अखबार मिला है। हाँ, अच्छा तुम आर्यन और डॉक्टर रुशान को जानते हो? नहीं सर। अच्छा तुम्हारा कोई दुश्मन है हाँ जिसने ये किया होगा? नहीं सर, कोई नहीं। विवेक, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत खून बह रहा। संजीत घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस डॉक्टर रुशान के हॉस्पिटल में जाके पता लगाओ कौन कौन मिलने आता था उसे। और इस आर्यन के ऑफिस में भी जाओ और देखो क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या कोई झगड़ा था क्या। सीआईडी ब्यूरो, क्या पता चल गया? क्या एड्रेस है वहां का? हाँ फाइन, थैंक यू सर। प्रिंटिंग प्रेस का पता चल गया सर, जो गैराज के पास है और काफी दिनों से बंद पड़ी है सर, अंधेरी ईस्ट में है। क्या डॉक्टर रुशान का खून हुआ है? जी हाँ। मगर सर हमें तो पता चला था कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। वो एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ खून करने के लिए एक्सीडेंट किया गया था। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, शायद उसके दिल में कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की यादें रह गई होगी, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाएगा। सर हम लोग 2006 से उनके साथ काम कर रहे थे और जब से उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पर खोला था तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने अमेरिका के बिजनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। सर मुझे तो नहीं लगता कि उनका अमेरिका में कोई बिजनेस होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब भी अमेरिका से कोई ऑर्डर आता था तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो साफ मना कर देते। कमाल, जो आदमी अमेरिका से यहाँ पे आया हो बिजनेस करने, वो अमेरिका के नाम से क्यों घबराएगा? सर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर वो अपने काम से काम रखते थे, ज्यादा दोस्त भी नहीं थे उनके। डॉक्टर साहब, एक खून हुआ है, खून, और बिना बात के कोई खून नहीं करेगा। कुछ तो हुआ है। ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं हमें। ये डॉक्टर रुशान कब से काम करते थे यहाँ पे? 2006 से काम कर रहे थे सर। अमेरिका से आने के बाद उन्होंने हमारा अस्पताल ही ज्वाइन किया था। वो अमेरिका से आए थे? हाँ सर, डॉक्टर रुशान एनआरआई थे और वो हार्ट के बहुत ही अच्छे सर्जन थे, दिल के डॉक्टर। एनआरआई थे और दिल के डॉक्टर भी थे? हाँ सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथों किसी मरीज की मौत हो गई हो ऑपरेशन करते करते और उसके रिश्तेदारों ने बदला ले लिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं आर्यन वहां से कोई अपराध करके आया हो? ये बात हो सकती है, लेकिन अभी तक तो हमें उसके बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं। आर्यन के पिता को भी उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। सर कोई मरीज तब मरेगा ना जब वो किसी का ऑपरेशन करते। अमेरिका से यहाँ आने के बाद उन्होंने एक भी दिल का ऑपरेशन नहीं किया था सर। हार्ट का सर्जन अमेरिका से आया और एक भी ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर वो करते क्या थे यहाँ पे? एक्चुअली बात ये थी सर कि जब से वो अमेरिका से यहाँ आए थे उन्हें एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। उनके हाथ कांपा करते थे और हाथों की मसल्स भी अकड़ गई थी, इसलिए उनसे कहा गया था कि वो सिर्फ ऑफिस का कामकाज ही देखें। हमें जरा आप अपने कंपनी के पेपर्स दिखाइए, शुरू से लेके आज तक, रजिस्ट्रेशन से लेके आज तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब। कितने सालों से देखभाल कर रहे हो यहाँ पर? सब 5 साल से हैं हम यहाँ पर। 5 साल से? जी साहब। और 5 साल में तुमने कभी मालिक को देखा ही नहीं? नहीं साहब, कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। पगार टाइम पर मिल जाती है, और क्या हमें चाहिए बस। ये पगार देता कौन है तुम्हें? ये तो साहब हमें मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि कोई ट्रस्ट इसकी देखभाल करता है। तो मालिक ट्रस्ट है क्या? ये तो हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, बड़े लोगों के बड़े चक्कर होते हैं साहब। बस इतना मालूम है कि ये प्रेस किसी कंपनी के नाम पर, अब वो कंपनी बंद हो गई तो बाद में ट्रस्ट के हाथ में चली गई साहब। अब कंपनी का क्या चक्कर है साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। मालूम क्या है? पगार लेना खाली, कुछ नहीं मालूम। ये क्या है?
ये मशीन तो चालू है। तुम तो कह रहे थे कि यहाँ सब कुछ बंद है, क्यों? हमें मालूम नहीं साहब, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। सर हाँ फ्रेडी, ये देखिए, पुराना पेपर मिला है ट्रस्ट के नाम पे, और इस पे जो दस्तखत की गई है वो डॉक्टर गुरशान की है। एक काम करो, देख मशीन में पेपर डाल के देख, प्रिंट आउट निकालते हैं। मशीन ऑन करो। हाँ सर। छप गया पेपर। माय गॉड फ्रेडी, ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है, पुराना फॉन्ट। और ये देखो, स्याही भी फैली हुई है, तो बिल्कुल वैसा ही फॉन्ट है जैसे उस मौत की खबर में छपी हुई थी उस अखबारों में। हाँ सर। और फ्रेडी, यहाँ दस्तखत डॉक्टर रुशान की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेस का मालिक डॉक्टर रुशान ही है? हो सकता है सर। एक बात बताओ, ये प्रेस बंद क्यों है? सब हमें कुछ मालूम नहीं है साहब, बस इतना जानते हैं कि यहाँ के मालिक यहाँ से सब कुछ बेच के कहीं बाहर गांव चले गए साहब, और वहां पे कोई नया धंधा जमा लिया है साहब, बस। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? अच्छा, ये पता है किसी को देखा है तुमने यहाँ पर आते हुए? किसी औरत को 25-30 साल के बीच में, जो जाड़े जाड़े ग्लासेस पहनती है? याद करके बताओ। नहीं साहब, हमारे रहते यहाँ कोई नहीं आया साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है साहब यहाँ आने की। किसी की हिम्मत ही नहीं आई? जी सर। चलो जाओ यहां से, कुछ मालूम नहीं, पगार लेना जानते हो? अगर डॉक्टर रुशान इस प्रेस का मालिक है, तो क्या डॉक्टर रुशान ने खुद की मौत की खबर छपवाकर अपने आप को भेज दी? वो औरत कौन है जिसने वो दोनों अखबार डॉक्टर रुशान और आर्यन को भेज दी, जिसमें उनकी मौत की खबर छपी थी? डॉक्टर रुशान और आर्यन दोनों एनआरआई थे, दोनों एक ही साल इंडिया आए थे। एक सर्जन था और एक बिजनेसमैन। हाँ सर, ये दोनों के दोनों 2006 में इंडिया आए थे सर। और डॉक्टर रुशान ये एक हार्ट सर्जन थे, लेकिन उसने कभी भी कोई सर्जरी नहीं की सर, किसी का भी दिल खोल के नहीं देखा सर। हार्ट सर्जन था और एक भी हार्ट सर्जरी नहीं? हाँ सर। सर उसका कहना था कि उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। ओह, हाथ में प्रॉब्लम था। अच्छा, और ये आर्यन? ये आर्यन अमेरिका से आया था सर, ये एक बिजनेसमैन था, कोई भी ऑर्डर्स नहीं लेता था। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं लेता था? क्यों? पता नहीं सर, लेकिन इसने कभी कोई ऑर्डर नहीं लिया सर। बड़ी अजीब बात है, एक हार्ट सर्जन है जिसने एक भी सर्जरी नहीं की, और दूसरा एक बिजनेसमैन है जो इंटरनेशनल ऑर्डर लेने से घबराता था। दोनों के बारे में ये चक्कर क्या है? एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुशान ने मेडिकल की डिग्री पाई है, उस यूनिवर्सिटी से पता लगा क्या वाकई इस रुशान ने मेडिकल की डिग्री वहां पे पढ़ाई करके पाई है क्या? पता चल गया सर, डॉक्टर रुशान के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? ये देखिए सर, असली डॉक्टर रुशान नहीं है, मगर फोटो किसी और का है। हाँ सर, रिकॉर्ड्स में तो ये डॉक्टर रुशान ही दिख रहा है सर। इसका मतलब है सचिन, जिसका खून हुआ था, वो डॉक्टर रुशान नहीं था, वो कोई और ही था जो डॉक्टर रुशान बनकर रह रहा था। सर, पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि जिस गोडाउन में आर्यन जल के मरा था, उसी गोडाउन में 2006 में भी आग लगी थी। 2006 में? पता चला कैसे आग लगी थी? सर, रात का वक्त था, बारिश का मौसम था, अचानक बिजली कड़की और आग लग गई। अचानक बिजली कड़कने से आग लगी थी? ये रिपोर्ट किसने लिखवाई थी? सर, गोडाउन के पास में एक गेस्ट हाउस है, वहां के लोगों ने ये सब देखा और रिपोर्ट कर दी। ओह, तो फिर इस गोडाउन के पास में जो गेस्ट हाउस है, वहां पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या उस आग में कोई मरा भी था या नहीं। कुछ साल पहले यहाँ पास में चारकोल फैक्ट्री में आग लगी थी। हाँ हाँ,
बिजली कड़कने से आग लगी थी, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा ये फोटो देखिए। जिस समय आग लगी थी तो क्या ये तीनों लोग यहाँ पे आपके इस गेस्ट हाउस में ठहरे थे क्या? ये डॉक्टर रुशान है, एनआरआई डॉक्टर। ये संजीत वकील, और ये है आर्यन बिजनेसमैन। हाँ याद आया, ये यहाँ पहले बहुत आया करता था, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है और ना इसका नाम डॉक्टर रुशान है। फिर कौन है ये? इसका नाम प्रतीक है। ये अपने 2 साथियों के साथ अक्सर आया करता था। ये 2 साथियों के साथ आता था? ये इसके साथ ये दोनों तो नहीं आते थे? इतना तो याद नहीं है। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पे आग लगी थी उस वक्त आपके यहाँ बाहर के देश के लोग भी ठहरे थे क्या? हैं इंडियन लेकिन बाहर रहते हो, एनआरआई? मैं रजिस्टर देख के बताता हूँ। ये देखिए, ये 3 एनआरआई उस वक्त यहाँ ठहरे हुए थे, शायद अमेरिका से आए थे। डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत। जब आग लगी थी उस वक्त असली डॉक्टर रुशान, संजीत और आर्यन यहाँ ठहरे थे, और उसी वक्त ये नकली डॉक्टर रुशान मतलब प्रतीक, वो भी यहाँ ठहरा था अपने 2 साथियों के साथ। काजल, मुझे तो लगता है ये तीनों चोर होंगे, नाम बदल के रह रहे होंगे। सर अगर ये तीनों चोर हैं तो इनकी फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे रिकॉर्ड्स में जरूर होगी। हाँ, क्यों नहीं? मुझे तो धक्का लगा है सर, ये सुनकर कि मेरा रुशान असली रुशान नहीं था। धक्का तो हमें भी लगा था, लेकिन आप तो शादी करने निकली थी उसके साथ। जी हाँ सर, बच गई मैं। हाँ बच तो गई, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ जानती होगी। नहीं सर, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। तो क्या बिना जाने उससे शादी करने निकली थी? सर मैं तो अभी मिली थी उससे 6 महीने पहले। उसने बताया कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। जितना उसने बताया मुझे बस उतना ही पता है। उसका कोई दोस्त था जिसके बारे में तुम जानती हो? हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा तो उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। चलो कोई बात नहीं। और आप हर्षवर्धन जी, आर्यन के बारे में क्या जानते हैं? मैं तो खुद हैरान हूं जब से आप लोगों से पता चला है कि आर्यन मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और था। मतलब आप दोनों भी अंधेरे में थे? ये क्या है? ओहो, तो ये बात है। सर आप रेडी? ये देखिए सर, विकी, प्रतीक और भुवन तीनों के तीनों चोर, और वो भी जाने माने चोर। चेहरा कोई और नाम कोई और। 1 मिनट, विकी के पिता का नाम, ओह अब आया समझ में। आर्यन के पिता हर्षवर्धन, तुम्हारा बेटा एक चोर था, चोर। और तुम भी। What nonsense? हाँ तुम भी। तुम एक भाड़े के बाप हो, भाड़े के। विकी के पिता का नाम प्रताप था, हर्षवर्धन नहीं, समझे? बताओ क्यों किया तुमने? क्यों किया? जल्दी बताओ। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस काम के लिए पैसे दिए गए थे, पैसों की। और आप अनन्या जी, जिस डॉक्टर रुशान से आप शादी करने वाली थी, उसका असली नाम था प्रतीक। प्रतीक? हाँ प्रतीक। आप तो कह रही थी कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसका एक साथी है, अब भी है, और उसका नाम है संजीत। विकी, प्रतीक और भुवन, मतलब आर्यन, डॉक्टर रुशान और संजीत। अब ये संजीत बचा है, इसी से असली कहानी सुनते हैं। हाँ सर, मैं संजीत के साथ ही हूँ सर, वो अब ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसके पास ही रहूंगा। ठीक है सर, मगर हुआ क्या सर? क्या चोर है? ओके सर, या कुछ पता चला सर, मुझ पर हमला किसने किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं।
लेकिन बहुत जल्दी पता चलने वाला। ठीक है सर, पता चल जाएगा तो मुझे बता देना। मैं अभी ठीक हूँ, मैं घर जा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, तुम अभी तक ठीक नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। चलो अब चुपचाप ले जाओ। नहीं सर, मुझे घर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं घर? क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, कहीं और है। क्या मतलब? मतलब संजीत उर्फ भुवन, तुम एक चोर हो और संजीत के नाम से रह रहे हो, समझे? बताओ अब असली कहानी क्या है? कौन भुवन? मैं किसी भुवन को नहीं जानता, मेरा नाम संजीत है। संजीत वंजीत अब भूल जाओ, समझे? अब सच बोलने का टाइम आ गया। क्या हुआ था वहां हाईवे गेस्ट हाउस में? गेस्ट हाउस? कौन सा गेस्ट हाउस? ये कौन सी जगह है? ये अच्छी जगह नहीं है। कुछ हुआ था वहां पे। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भुवन कौन है? मैं हूं सर। और क्या हुआ था उस रात वहां? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आप तीनों भी दोस्त और हम तीनों भी। एक्चुअली ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसे ख्यालों के लोग मिले। भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग तो अभी भी दोस्त बने हैं। आप तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पुराने दोस्त। पुराने? अजी ये कहिए लंगोटिया यार है, वो भी बचपन से। लेकिन आप लोग नए कैसे? हम लोग एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं अमेरिका से। आपने बताया नहीं आप करते क्या? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर हम तीनों यहाँ पर नए हैं तो कोई हमें जानता नहीं। और आप क्या करते हैं? मैं सर्जन हूँ। ओह, हार्ट सर्जन। अमेरिका में तो मेरे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चाहता हूँ कि अपने देश वालों के लिए भी कुछ करूँ। और आप? जी मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूँ, यहीं सेटल होना चाहता हूँ। वापस जाने का तो मन ही नहीं करता, बहुत पैसा कमा लिया, सोच रहा हूँ कि अब यहीं पे रह के कुछ करूँ। उन लोगों ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था हमें, यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था उन्हें। जो भी कोई था वो अमेरिका में ही था। हम लोगों के दिल में पाप आ गया था, सोचा इन लोगों को मार के इनकी जगह ले लेंगे, पुलिस भी तंग नहीं करेगी। इसलिए हम तीनों ने प्लान बनाया, एक एक करके तीनों को मार देते हैं। बस उस रात यही हुआ था हाईवे गेस्ट हाउस पर। उसके बाद तुमने विकी और प्रतीक के साथ मिलकर डॉक्टर रुशान, आर्यन और संजीत का खून कर दिया अलग अलग जगहों पर। हाँ सर। उस टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ जो उन्हें वहां गेस्ट हाउस में लेके आया था? उसने किसी को कुछ बताया नहीं? हमने उस टैक्सी वाले को ढूंढकर उसे कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया और फिर उसके साथ मिलकर एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक रचा। झूठे एक्सीडेंट का? कैसा झूठा एक्सीडेंट? टैक्सी वाले ने पुलिस वाले को बताया कि उसकी टैक्सी एक गहरी खाई में गिर गई और वो किसी तरह कूदकर बच गया। और पुलिस ने इस बात की छानबीन नहीं की? छानबीन की, लेकिन टैक्सी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गहरी खाई होने की वजह से लाशों का पता नहीं चला और यही खबर उनके घर वालों तक पहुंच गई अमेरिका में। ऐसा भी होता है दया, देखा? वाह रे वाह। तो फिर सर वो कौन है जिसने डॉक्टर रुशान यानी प्रतीक और आर्यन मतलब विकी, इन दोनों का खून किया और इसे जान से मारने की कोशिश की? जरूर उन तीनों में से किसी का रिश्तेदार है जो इन तीनों की करतूतों को जानता है। मगर सर वो है कौन, ये कैसे पता चलेगा? काजल, डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, बंद पड़ी हुई? हाँ सर। इसका मतलब है सर वो जो कोई भी है वो डॉक्टर रुशान के आसपास का कोई आदमी है जिसे ये मालूम है कि डॉक्टर रुशान की एक प्रिंटिंग प्रेस है जो बंद पड़ी है, और उसे ये भी मालूम है कि तीनों जब कोई अखबार उठाते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। और उसे ये भी मालूम है कि ये खून इन तीनों ने ही किया है। सर हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले थे, वो भी अचानक, और खून के बारे में तो हमने किसी से बातचीत नहीं की थी। कब मिले थे? एक चैरिटी फंक्शन में। तो शायद वहीं पर किसी को शक हुआ होगा तुम पर। पर सर वहां तो बहुत सारे लोग थे। वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो फिर उन बहुत सारे लोगों को एक खत लिख दो कि तुम जानते हो विकी और प्रतीक का खूनी कौन है, और अगर वो चाहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, सीआईडी वालों को ना बताओ, तो वो तुमसे आकर वहां पर मिले जहां पर मौत की खबरें छापी जाती थी, डॉक्टर रुशान के प्रिंटिंग प्रेस पर।
तुम? हाँ, मैं। खुशी हुई मुझे देखकर या नहीं? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अपना हिसाब बराबर करने के लिए। कौन सा हिसाब? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरे होने वाले पति डॉक्टर रुशान को मारा था, और वो प्रतीक डॉक्टर रुशान बनकर घूम रहा था। पर तुम प्रतीक को तो मार ही चुकी हो, और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया। नहीं, मेरा बदला तो अब पूरा होगा जब मैं तुझे तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। प्लीज। बदले की आग इतनी भड़की हुई है कि खून के ऊपर खून करती जा रही है। हाँ? माना कि इसने गुनाह किया है, मगर तुम्हारा बदला लेने का तरीका भी गलत है। कानून सजा देगा इसे। अगर कानून सजा दे सकती थी तो ये इस तरह से खुलेआम नहीं घूमता। ऐसे लोगों को सजा देने का यही तरीका है। तुम्हारे भी सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए बदला लेने का इंतजार कर रही थी मैं। मगर तुम इसे मारना क्यों चाहते? मैं संजीव की बीवी हूँ जिसका इसने खून कर दिया है, और अब ये संजीव बन के घूम रहा है। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को पता कैसे चला कि नकली संजीत कहाँ पे छुपा है? हमें अनन्या ने बताया। हमने एक चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, और इन तीनों को भी। तभी हमें पता चल गया था कि सच क्या है। और फिर एक एक को ऐसे ही मारने का प्लान बनाया था, जैसा कि इन लोगों ने रुशान, आर्यन और संजीत को मारा था। मतलब ये सारा प्लान तुम तीनों ने ही बनाया इन्हें मारने का? हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता था। हमने उन दोनों का खेल तो खत्म कर दिया था। तू बच गया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। आज मैं तुझे सीआईडी के सामने मारूंगा। बस बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत अच्छा प्लान बनाया। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, कोशिश करना भी बेकार है, समझे? चुपचाप अपनी गन फेंक दो, ले लो गन। ये तो बहुत नसीब वाला निकला सर। इसकी वजह से इन लोगों की किस्मत खराब हो गई। अगर ये नहीं बचता तो शायद तुम लोग कुछ दिन और हमसे बचे रहते हैं। दो खून किए तुम लोगों, दो खून। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।